नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 और 13 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कल जैसे कि आप सभी जानते हैं वीडियो नहीं आ पाई थी, तो कल के भी क्वेश्चंस को और आज के भी क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। आप लोग वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी पीडीएफ फाइल्स वगैरह भेजी जाती हैं, आप उनको भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास लिखा? तो आर गिरधरन जी ने लिखा था। प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक जी ने कराया था। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को 1863 में, 1863 में। इनका निधन हुआ था दोस्तों 4 जुलाई 1902 को। निधन भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। अच्छा दोस्तों, ये दिवस मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तो ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ 1985 से। 1985 से मनाया जाना शुरू हुआ। हालांकि घोषणा हुई थी 1984 से ही, लेकिन पहली बार मनाया गया 1985 में। ओके, ये दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिवस मनाए जाने का मेन पर्पज़ यही है कि हम सभी भारतीय युवा जितने भी यूथ हैं वो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को, आदर्शों को, उनके रूल्स को, नियमों को फॉलो कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें। स्वामी विवेकानंद जी से दोस्तों और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण, और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों 11 सितंबर को 1893 में एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया था पहले विश्व धार्मिक सम्मेलन में, जो कि हुआ था शिकागो में, अमेरिका में। और उस स्पीच की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गए। ना सिर्फ इनकी खूब तारीफें हुई बल्कि हमारे भारत देश की भी तारीफ हुई, क्योंकि इन्होंने इंडियन कल्चर को लोगों को बताया था, लोगों को इंडियन कल्चर के बारे में अवगत कराया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो इन्हीं की जयंती की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्लियर? अब जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट आए हैं आज आप लोग लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण आपातकाल की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों मलेशिया ने अपने देश में कोविड-19 के कारण इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, आपातकाल की घोषणा कर दी है, जिससे वहां पर कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाया जा सके, यानी कंट्रोल पाया जा सके। ओके, अच्छा, अब इस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होगा? इमरजेंसी की घोषणा करने से एक पावर मिल जाती है वहाँ की कैबिनेट को, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, और उस पावर का यूज करके वो कोई सा भी कानून, कोई सा भी वहाँ का एक्ट बिना संसद की बैठक के ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपातकाल ये बताए हैं कि 1 अगस्त 2021 तक चलेगा। ठीक है, 1 अगस्त 2021 तक के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है मलेशिया में। मलेशिया के जो प्रेसिडेंट है अल सुल्तान अब्दुल्ला, उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की है। चलिए अब आया है मलेशिया, तो हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप में मलेशिया है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे साउथ की तरफ, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मलेशिया। मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब यहीं पर पड़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है मलेशिया। अच्छा, मलेशिया का पार्ट यहाँ से होकर के ये ऊपर वाला पार्ट भी मलेशिया ही लगता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इतना पार्ट जो है ये है मलेशिया। ओके, यहाँ की राजधानी होती है कुआलालंपुर, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मुहय्यिद्दीन यासीन। कौन है? मुहय्यिद्दीन यासीन। यहाँ की करेंसी होती है रिंगित। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की? तो अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने दोस्तों बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू किया है। कहाँ पर? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? वहाँ की झीलों के पुनरुद्धार के लिए और उसकी सफाई के लिए। इसके लिए पैसे खर्च करेगा दोस्तों IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके लिए 70 लाख रुपए तक खर्च करेगा, यानी कि समझ लीजिए एक प्रकार से इसी के द्वारा ये परियोजना
ऑपरेट की जा रही है, ठीक है, IOCL के द्वारा, ठीक है। जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो नदियों में, झीलों में कचरे होने का सबसे बड़ा कारण उन्हीं का होता है। तो उनकी जिम्मेदारी भी बननी चाहिए कि प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे नदियों की सफाई, जल की सफाई वगैरह की जा सके। क्लियर। चलिए, उड़ीसा आया है फिलहाल, तो हम लोग देखते हैं उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा देखिए ये रहा मैप में। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन चंद पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये है उड़ीसा में ही। उड़ीसा दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस। और अभी हाल ही में एस मुरलीधर जी को, किसे, एस मुरलीधर जी को उड़ीसा हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश और द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान खींची गई तस्वीरों वाली किस पुस्तक का विमोचन हुआ। तो अभी हाल ही में दोस्तों मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नाम से एक बुक का विमोचन हुआ है। और इस बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान खींची गई जो तस्वीरें हैं उनका संकलन किया गया, उनका कलेक्शन है ये। ओके, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 में ये पुस्तक लॉन्च की गई दोस्तों 16वें प्रवासी दिवस पर। 16वां प्रवासी दिवस अभी हाल ही में 9 जनवरी को मनाया गया। ओके, ये एक बेसिकली कॉफ़ी टेबल बुक है। कॉफ़ी टेबल बुक का मतलब होता है बेसिकली उसमें कोई स्टोरी नहीं रहती है बड़ी, ठीक है, कोई बड़ी किताब नहीं रहती है, वो इमेजेस, मैक्सिमम उसमें इमेजेस होती हैं और या फिर वो थोड़ा सा छोटी टाइप की एक बुक होती है। आप समझिए कॉफ़ी पीते पीते जिसे पढ़ा जा सके या एक नज़र में देखा जा सके, वही होती है कॉफ़ी टेबल बुक। और जो जनरली जो बाकी की बुक्स होती हैं उसमें स्टोरी होती है या फिर बड़ी किताब होती है, ठीक है, लंबी कहानी होती है, आप समझ सकते हो। अगला देखते हैं। अगला है जापान ने भारत को कोविड राहत प्रयासों के लिए कितना ऋण दिया। तो अभी हाल ही में जापान सरकार ने घोषणा की है कि वो भारत को कोविड राहत प्रयासों के लिए 30 बिलियन येन का ऋण देगा। 30 बिलियन येन, येन आप सभी को पता है जापान की मुद्रा है, तो ये अपनी मुद्रा में 30 बिलियन दे रहा है। भारतीय मुद्रा में बात करें यानी रुपए में अगर बात करें तो ये होता है लगभग 2113 करोड़ रुपए। तो 2113 करोड़ यानी 2113 करोड़ रुपए का लोन देने वाला है कोविड राहत प्रयासों के लिए भारत को जापान। इसका मेन पर्पज यही है कि भारत में कोविड-19 के कारण जो इफेक्टिव हुए हैं, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी सहायता किया जा सके, उनको मजबूत बनाया जा सके। ओके, जापान आया है। देखिए मैप में ये रहा जापान, यहाँ पर देखेंगे ये है भारत, भारत से आएंगे इधर देखेंगे ये है जापान, ठीक है, बीच में इधर चाइना वगैरह पड़ता है। टोक्यो है यहाँ की राजधानी। टोक्यो में ओलंपिक शुरू होने वाला है इसी वर्ष। ओके, येन यहाँ की करेंसी है। डॉयट यहाँ की संसद का नाम है। योशिहिदे सुगा ये हैं यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर। उगते सूर्य का देश जापान को ही कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। जापान को आपको दोस्तों पता होगा इसने अभी हाल ही में लकड़ी के सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है कि ये 2023 तक लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके साथ ही दोस्तों जापान ने अपने आप को 2050 तक कार्बन फ्री होने की घोषणा की है। क्लाइमेट इमरजेंसी की भी घोषणा ये कर चुका है। 2030 तक जापान में पेट्रोल और डीजल से कोई भी गाड़ियां नहीं चलेंगी 2030 के बाद। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है। तो दोस्तों 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री चुनी गई है बांग्लादेश, ठीक है। अभी आपको उस दिन मैंने आपको बताया था कि IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका 51वां संस्करण होने जा रहा है 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में। कहाँ पर होगा? गोवा में होगा, ठीक है, गोवा में आयोजित होगा। तो उसी में फोकस कंट्री चुनी गई है बांग्लादेश, ठीक है। प्रत्येक वर्ष दोस्तों फोकस कंट्री और फोकस स्टेट चुना जाता है। फोकस स्टेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, फोकस कंट्री जो है बांग्लादेश है। फोकस स्टेट के बारे में मैं आपको जल्द ही बता दूंगा, ठीक है, आने वाले दिनों में। बांग्लादेश को फोकस कंट्री चुना गया है, तो यानी कि बांग्लादेश की फिल्में यहाँ पर दिखाई जाएंगी। 4 फिल्में बेसिकली यहाँ पर दिखाया जाएगा और इनसे सीखा जाएगा, ठीक है। इनसे समझ लीजिए एक प्रकार से फोकस देश इसीलिए चुना जाता है जिससे वहाँ के कल्चर को भी समझा जा सके। तो प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है IFFI गोवा में और इस बार इसका 51वां संस्करण है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अगला है भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तटीय सुरक्षा अभ्यास
सी विजिल 21 इसका दूसरा संस्करण आयोजित हुआ अभी हाल ही में 12 और 13 जनवरी को, यानी 12 और 13 जनवरी आज भी ये आयोजित होगा। ये भारत का सबसे बड़ा तटीय सुरक्षा अभ्यास है। तटीय यानी कि भारत का जो भी कोस्टल स्टेट हैं या जो भी कोस्टल यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें होता है ये अभ्यास, और उनमें ये सबसे बड़ा अभी तक का अभ्यास होता है। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण है और ये प्रत्येक 2 वर्षों पर आयोजित होता है। यानी कि पिछला वाला जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, अब 2021 में हो रहा है। ठीक है, 1 वर्ष गैप करके। इसमें भारत के जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं या फिर जितने भी कोस्टल यूनियन टेरिटरीज हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। ओके, अच्छा, क्या आपको पता है भारत में कुल कितने कोस्टल स्टेट हैं? भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? टोटल तटीय राज्यों की संख्या है दोस्तों 9, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए ब्राइट शाइनिंग लाइट के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले किस प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों नील सिंहान का निधन हो गया है। ये पुलित्जर पुरस्कार जीत चुके थे, किसके लिए? अपनी पुस्तक ए ब्राइट शाइनिंग लाइट के लिए। ओके, इनको पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। ये दोस्तों एक और पुस्तक लिखे हैं जिस वजह से अवार्ड ये पा चुके हैं। इन्होंने लिखा था अमेरिका इन वियतनाम, और इसके लिए इनको अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार मिल चुका था। तो इनका भी हाल में निधन हो गया है। वियतनाम की जो लड़ाई चल रही थी उस पर इन्होंने रिपोर्टिंग की थी काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो ये जर्नलिस्ट भी थे और राइटर भी थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहाँ पर सागर अन्वेषिका नामक पोत को कमीशन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दोस्तों चेन्नई पोर्ट पर, चेन्नई बंदरगाह पर सागर अन्वेषिका नामक पोत को कमीशन किया है। ये कोस्टल रिसर्च व्हीकल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोस्टल रिसर्च व्हीकल है। इसका यूज किया जाता है कोस्टल और नॉन कोस्टल वाटर में क्या क्या दोस्तों क्लाइमेट के इफेक्ट पड़ते हैं या फिर बाथेमेट्रिक क्या होता है, उन सब की रिसर्च करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये एक रिसर्च व्हीकल है। ठीक है, कोस्टल रिसर्च व्हीकल है। तो ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है? ये NIOT के द्वारा। इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के द्वारा ही ये ऑपरेट किया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर GA रामदास। कौन है? डॉक्टर GA रामदास जी हैं NIOT के करंट टाइम पर डायरेक्टर निदेशक। क्लियर? अच्छा, जिन्होंने उद्घाटन किया है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इस पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 दोस्तों ये मनाया जाना शुरू होगा 18 जनवरी से और मनाया जाएगा 17 फरवरी तक। अब तक आप लोग सुनते होंगे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। इस बार दोस्तों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। ये 18 जनवरी से शुरू होगा और 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। अभी तक जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता था, वो प्रत्येक वर्ष जनवरी मंथ के 2nd वीक में मनाया जाता था। लेकिन इस बार दोस्तों नेशनल रोड सेफ्टी वीक की जगह पर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाएगा और ये मनाया जाएगा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। क्यों मनाया जाता है? तो ये रोड पर सेफ्टी बरतने के लिए और एक्सीडेंटल रेट्स को कम करने के लिए मनाया जाता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दुनिया में सर्वाधिक गोल करने वाले नए फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक्चुअली में अभी ये संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। जोसेफ बिकॉन ये हैं टॉप पर 759 गोल के साथ और इन्होंने उनके गोल की बराबरी कर ली है। यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये भी 759 गोल कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि ये रिटायर हो चुके हैं तो इस वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये टॉप पर हैं और आगे आने वाले दिनों में ये टॉप पर हो भी जाएंगे डाटा के हिसाब से भी। ठीक है, तो दुनिया में सर्वाधिक गोल करने वाले नए फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के ये खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के ये फुटबॉलर हैं और अभी कुछ दिन पहले ही तो दोस्तों इनको अभी ग्लोब सुकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला था। आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का नया निदेशक किसे नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका की जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आए हैं जो बाइडेन, उन्होंने वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है CIA इसका नया निदेशक नामित किया है विलियम बर्न्स को। किसे? विलियम बर्न्स को। विलियम बर्न्स दोस्तों ये 2014 में रिटायर हो गए थे अमेरिका की फॉरेन सर्विसेज से, लेकिन
उसके बाद से ये अभी वर्तमान में कार्नेगी एंडोनमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अध्यक्ष हैं। किसके? कार्नेगी एंडोनमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अध्यक्ष हैं। अब इन्हें बना दिया गया CIA का निदेशक। जैसे दोस्तों इंडिया में है रॉ, खुफिया एजेंसी, जैसे पाकिस्तान में है ISI, जैसे रूस में है KGB, ठीक है, वैसे ही अमेरिका में है CIA। ओके, ये सभी खुफिया एजेंसियां हैं, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस तेलुगु पत्रकार का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों तुलरापति कुटुंबा राव, ये प्रसिद्ध तेलुगु पत्रकार थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री मिल चुका था। दोस्तों मैंने आपको बताया है जिसको भी भारतीय नागरिक सम्मान मिल चुका है वो उनका अगर निधन होता है तो वहां से बन जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो तुलरापति कुटुंबा राव जी का अभी हाल ही में निधन हुआ। ये पद्मश्री से सम्मानित तेलुगु पत्रकार थे। अच्छा, तुलरापति कुटुंबा राव जी दोस्तों ये 4000 से ज़्यादा ऑटोबायोग्राफीज लिख चुके हैं। साथ ही साथ ये 16,000 से ज़्यादा स्पीचेस दे चुके हैं और इन वजह से 16,000 से ज़्यादा स्पीचेस देने की वजह से इनको तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा विश्व रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। तुलरापति कुटुंबा राव जी, जिनका भी हाल में निधन हो गया। एक और नाम आपको दिख रहा है बी ऑप्शन में, शशि कुमार चित्रे, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और इनका भी निधन हो गया है। ये थे खगोल वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, इनको भी पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में दिल्ली से कहां के लिए 800 किलोमीटर लंबी लीडार हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू हुई? तो अभी हाल ही में दिल्ली से वाराणसी के लिए दोस्तों 800 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए लीडार सिस्टम शुरू किया गया है। ये लीडार क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। लीडार का फुल फॉर्म जानिए। लीडार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसे आप लोग रडार सुनते हो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जैसे आप लोग सोनार सुनते हो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वैसे ही है लीडार। लीडार का क्या काम होता है? इसका काम होता है ये अर्थ की सरफेस को लाइट के माध्यम से डिटेक्ट करना। ठीक है, तो जब भी कोई रेल की पटरी बिछानी हो, चाहे बुलेट ट्रेन की पटरी बिछानी हो, तो ऊपर से ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस लीडार सिस्टम के थ्रू ये देखा जाता है कि कहां से कहां तक के लिए परफेक्ट तरीके से, यानी कि सरफेस का आकलन किया जा सके, सरफेस को ऑब्जर्व किया जा सके परफेक्ट तरीके से। क्योंकि आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि ट्रेन की पटरियों में ज़्यादा टर्न ना हो। ठीक है, ज़्यादा अगर टर्न रहेगा तो प्रॉब्लम्स आएगी। ओके, तो इस वजह से लीडार के थ्रू एक ऑब्जर्व किया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक पटरियाँ बिछानी है। ओके, तो मैंने आपको दो और ऑप्शन बताए, एक रडार। रडार में क्या बताया? रडार में होता क्या है, अगर स्पेस में कोई वस्तु है उसको अगर देखना है, डिटेक्ट करना है, तो रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं और इको के माध्यम से हमें पता लगाया जाता है कि वो कहाँ से टकरा करके वापस आ रहा है। तो उसके हाफ लाइफ टाइम की वजह से हम लोग डबल करके जान लेते हैं कि पार्ट जो है वो पार्टिकल जो है वो कितनी दूर है। तो ये हुआ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी रेडियो वेव के थ्रू। ऐसे ही अगर समुद्र में कुछ पता लगाना होता है तो हम लोग सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, सोनार में क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब चूंकि इको जो होता है, जो हम लोग रेडियो वेव भेजते हैं, वो समुद्र में उतना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। इस वजह से हम लोग समुद्र में साउंड वेव्स भेजते हैं। ठीक है, साउंड वेव भेजने की वजह से जहाँ से जो पार्ट होता है, पार्टिकल होता है, वहाँ से टकरा करके अगर साउंड वापस आता है जितने टाइम में, उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ऐसे ही जमीन पर अगर कैलकुलेशन करना है तो हम लोग लीडार का यूज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही ठीक दोस्तों, दिल्ली से वाराणसी के लिए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू की जानी है 800 किलोमीटर लंबी। तो इसी के लिए लीडार सिस्टम शुरू हो चुका है ग्रेटर नोएडा से। ओके, तो यहाँ पर जो जियो सर्वे है वो किया जा रहा है। तो एक जियो सर्वे अच्छा वर्ड मिला है, परफेक्ट वर्ड, इसके लिए जियो सर्वे के लिए ये यूज किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना पर समझौता हुआ? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में केन बेतवा लिंक परियोजना पर समझौता हुआ है। ये समझौता कराया है दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने, जो कि हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो इन्होंने ये समझौता कराया है और केंद्र सरकार की एक्चुअली में दोस्तों 31 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर काम शुरू हो रहा है, यानी 31 ऐसे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स पर शुरू किया जाना है काम केंद्र सरकार के द्वारा। और इनमें से ये पहला है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो पहला है तो फिर इम्पोर्टेंट है।
और इस नदी के जियोग्राफिकल व्यू के हिसाब से तो इसको लाभ मिलेगा। किसको मिलेगा? बुंदेलखंड के क्षेत्र को। चलिए तो बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। आज 15 क्वेश्चन थे, कल की वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेंगे तो 12 तारीख का भी करंट अफेयर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोई सा भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन की याद में मनाया जाता है? किस कारण से मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं इसके बारे में। राजीव बंसल निम्न में से किस संस्था के शीर्ष पदाधिकारी हैं? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो पता हो डिटेल में लिखिएगा। इसकी क्विज अवेलेबल है, आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी, जाइए क्विज सॉल्व कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर MZT एजुकेशन सर्च कीजिएगा, वहां पर दोस्तों आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाया करेंगे। फ्री में आप लोग सभी PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, जो पुरानी PDF भेजी गई हैं उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं एक जगह पर ही। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बस दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।